बच्चों, आज का विचार आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। तो आज के विचार के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो बच्चों, इसी के साथ साथ रहेंगे सक्सेस तक। आपकी सफलता तक हम लोग साथ हैं। इस विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था, और आज की क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य के आगे की बातें आपको बताना है। तो चलें, आप फटाफट लाइव आए और फिर आज की क्लास में हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। बच्चों, 298 बीसी से 273 बीसी तक बिंदुसार ने शासन किया था। आपको बताएं कि बिंदुसार, दरअसल बिंदुसार की मम्मी दुर्धरा थी। दुर्धरा एक बार अपने पति चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनके भोजन को शेयर कर लिया था। और जैसा कि आपको बताए थे, चाणक्य बिंदुसार को थोड़ा थोड़ा जहर देता था। यह बात चंद्रगुप्त को पता नहीं थी। सॉरी, चाणक्य चंद्रगुप्त को उसके भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर देता था, और यह बात चंद्रगुप्त को पता नहीं थी। इसलिए एक बार उसने अपने भोजन अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ शेयर कर लिया। और आपको बताएं कि जहर का असर दुर्धरा के बच्चे पर पड़ने लगा, चूंकि वह उस समय प्रेग्नेंट थी। चाणक्य को खबर किया गया। चाणक्य भाग कर आया, दुर्धरा का पेट चिड़वा करके बच्चे को निकाल लिया था। तो इसी जहर का असर बिंदुसार के फॉरहेड पर पड़ा, ललाट पर पड़ा, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। तो इस तरह से बिंदुसार का बच्चे अगर आप देखें, निक नेम अमित्र चेट। अमित्र चेट का मतलब जिसके कोई शत्रु ना हो। अमित्र घात, अमित्र घात का मतलब जो शत्रु पर घात लगा के हमला किया हो। अमित्र खाद, अमित्र खाद का मतलब बच्चों जो शत्रु को खा गया हो। तो इस तरह से अमित्र चेट, अमित्र घात, अमित्र खाद। बच्चों, इसको ग्रीक भाषा में अगर आपसे पूछा जाए, यूनानी में बिंदुसार को सेंड्रोकोप्टस कहा गया है। बिंदुसार को ग्रीक भाषा में सेंड्रोकोप्टस कहा गया है, या फिर एंड्रोकोप्टस कहा गया है। और एक बात आपको बता दें, जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, उसी तरह से बिंदुसार जैन धर्म को मानता था। और आपको बताएं कि बिंदुसार ज्यादा लंबा शासन नहीं किया, लगभग 24 वर्ष तक शासन किया था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में एक भयंकर विद्रोह हुआ था। दरअसल तक्षशिला उत्तरापथ की कैपिटल थी, जहां का गवर्नर बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। सुसीम के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को सुसीम दबा नहीं पाया, और दिन बिंदुसार ने अवंती राष्ट्र के गवर्नर, अवंती राष्ट्र की कैपिटल उज्जैनी मध्य प्रदेश में, अवंती राष्ट्र के गवर्नर अशोक को बुलाया। अशोक ने तक्षशिला में हुए भयंकर विद्रोह को दबाया। देन इसके बाद बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का भी गवर्नर अपॉइंट किया था। तो कहने का मतलब, अशोक अपने पिता के शासनकाल में दो जगह का गवर्नर था। एक तो उज्जैन का गवर्नर था, और बच्चे दूसरा तक्षशिला का भी गवर्नर था।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पुट किया जाए तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 2 जगह का गवर्नर था। ठीक है बच्चों, चलिए आपको बताते हैं कि 273 बीसी में बिंदुसार का देहांत हो गया था। तो बिंदुसार के डेथ के बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र अशोक गद्दी पर आया। तो बच्चों आपको बताएं कि अशोक 273 बीसी से 232 बीसी तक शासन किया था। प्राचीन काल का इसको एक महान किंग कहा गया है। प्राचीन काल का महान किंग अशोक को कहा गया है। आपको बताएं कि सत्ता में आने से पहले अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मारा था। 273 में गद्दी पर अधिकार किया, लेकिन 4 साल तक अशोक ने गृह युद्ध लड़ा। उस गृह युद्ध में 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया था। वे सौतेले भाई अशोक के खिलाफ तलवार उठा लिए थे। अशोक ने अपने इन 99 सौतेले भाइयों को मारकर उनका सिर कलम करके पटना के पास आगम नाम के कुएं में डाल दिया था। बच्चों बताएं कि आज भी आगम कुएं का पानी, आज भी आगम कुएं का पानी रेड कलर का है और इस कुएं के पानी का थाह नहीं है। कहते हैं कि इसका लिंक समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अशोक जो था प्रारंभ में बड़ा क्रूर किंग था। 99 सौतेले भाइयों को मारा, लेकिन आपको बताएं कि अपने सगे भाई को नहीं मारा। अशोक का सगा भाई बच्चों विगताशोक था। अशोक का सगा भाई ये विगताशोक था, या इसको तिस भी कहते थे। इसको नहीं मारा, दरअसल इसने अशोक का साथ दिया। इसने अशोक का साथ दिया था और जितने भी भाई थे सौतेले, उन सबको मौत की घाट उतारा। और फिर बच्चे 4 साल सिविल वार के बाद 269 बीसी में अशोक ने राजतिलक किया था। तो 273 में अधिकार किया सत्ता पे, 4 साल सिविल वार लड़ा और 269 बीसी में अशोक ने 4 साल के गृह युद्ध के बाद 269 बीसी में अपना राजतिलक किया था। और बच्चे आपको बताएं राजतिलक के 8 साल बाद यानी 261 बीसी में इस समय अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ा था। कलिंग की लड़ाई आप शायद जानते हैं, कलिंग आज की डेट में उड़ीसा में है। इस लड़ाई में अशोक ने कारुआकी को हराया था। बच्चों आपको बताएं कि कारुआकी कलिंग की राजकुमारी थी। तो कलिंग की राजकुमारी कारुआकी को हराया और इस लड़ाई में, कलिंग की इस लड़ाई में एक तो कारण आपको बता देते हैं कलिंग युद्ध का रीजन क्या था। दरअसल कलिंग का इस समय चेदी वंश का एक किंग था, नंजराज नाम था, बिंदुसार की अधीनता में था। अशोक आया तो उसकी अधीनता में भी चला आई, लेकिन अशोक ने 99 सौतेले भाई मारे। इस बात से कलिंग की जनता अशोक से रुष्ट हो गई, क्योंकि कलिंग की जनता जैन धर्म को मानती थी, अहिंसा के खिलाफ थी। अब कलिंग की जनता ने अपने किंग नंजराज पर दबाव बनाया कि आप अशोक की अधीनता छोड़ दो, क्योंकि अशोक ने 99 सौतेले भाई मारे। लेकिन नंजराज डर गया, सोचा जिसने 99 को नहीं बख्शा, अगर वह उसकी अधीनता से हट जाएगा तो उसे भी नहीं बख्शेगा। इसलिए कलिंग के राजा नंजराज ने अशोक की अधीनता नहीं छोड़ा। इस बात से कलिंग की जनता नंजराज के खिलाफ हो गई। नंजराज के खिलाफ बगावत करके नंजराज को मार दिया। नंजराज की पुत्री कारुआकी ने जनता का नेतृत्व किया। अशोक को बुरा लग गया, कलिंग की लड़ाई लड़ा। इस लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए और बच्चों 1 लाख लोगों को अशोक ने बंदी बना लिया था। इस दृश्य को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। अशोक डिक्लेयर किया कि वह भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि जिस समय कलिंग युद्ध में
मारे गए लोगों के प्रति चिंता में अशोक डूबा था, उसी समय उपगुप्त नामक एक बौद्ध विद्वान आया और अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, अशोक को उपगुप्त नामक ये बौद्ध विद्वान था, इसने अशोक को कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म चेंज किया और देन इसके बाद अशोक ने कारुआकी से शादी कर लिया। कलिंग लड़ाई से पहले कारुआकी से प्रेम करता था और फिर कलिंग की लड़ाई लड़ा, लड़ाई के बाद कारुआकी से शादी कर लिया। तो इस तरह बच्चे, अशोक अपनी लाइफ में एकमात्र युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध। इसके अलावा अशोक कोई लड़ाई नहीं लड़ा था। लाइफ में एकमात्र युद्ध कलिंग की लड़ाई लड़ा और उससे पहले स्टार्ट में जो लड़ा था सिविल वार था, 4 साल सिविल वार। अब आपको बताएं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और फिर अशोक ने डिक्लेयर किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, अपितु बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। सो अशोका डिक्लेयर्ड कल्चरल कॉन्केस्ट इन प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्केस्ट। अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा किया, अर्थात युद्ध नहीं लड़ेगा बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। तो बच्चों आपको बताएं कि अशोक पहला ऐसा किंग था, इतनी खूंखार लड़ाई लड़ा, उसके बाद बिल्कुल बदल गया। लेकिन पब्लिक विश्वास कहां कर रही थी कि अशोक बदल गया। यदि मीडिया वाले होते, जैसे आज के जमाने में सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उस समय कोई मीडिया नहीं था। अशोक पब्लिक को कैसे इंटीमेट करे, कैसे बताए कि वह बदल गया है। ना तो सोशल मीडिया था, अन्यथा एक पोस्ट अपलोड कर देता और कहता मैं बदल गया हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो टेलीविजन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के लोगों को बता देता। सोशल मीडिया होता तो अपडेट कर देता, ट्वीट कर देता, है ना। तो अशोक बदल गया, यह बात पब्लिक को कैसे बताए। इसके लिए अशोक पत्थरों पर लेख लिखवाया, बड़े बड़े चट्टानों पर लेख लिखवाया। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा, अशोक भारत का पहला किंग है जिसने जगह जगह पत्थरों पर लिखवाया कि पब्लिक इन लेखों को पढ़े और अशोक को समझे कि अशोक पहले जैसा नहीं है, अशोक बदल गया है। तो पहला किंग अशोक था इस टाइप का, पत्थर के लेख लिखवाए। और वैसे तो अशोक के 3 प्रकार के लेख हैं। विशाल शिलालेख 14 हैं, लघु शिलालेख 15 स्थानों पे मिले हैं, 46 की संख्या में हैं, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट जिसको कहते हैं, 7 हैं, 3 गुहा लेख है, यानी गुफाओं पे भी लिखवाया। बच्चे, अशोक की ब्रह्मी लिपि को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो पहला किंग है, पत्थरों पे लेख लिखाया। और इस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था। यदि आपसे पूछें कि अशोक की लिपियों को, लेखों को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ब्रह्मी लिपि प्राकृत भाषा में है बच्चों। तो पहला किंग अशोक था जिसने पत्थरों पे लेख लिखवाया और फिर इसको सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम में इसको पढ़ा गया था। आपको बताएं, शायद पूछा भी जाता है, आप कई जगह पूछा भी गया है कि अशोक ने सारनाथ एडिक्ट लिखवाया है। सारनाथ एडिक्ट से ही नेशनल एम्बलम लिया गया है। आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ पिलर से लिया गया है, अशोक की लाट से लिया गया है। सारनाथ बनारस में है। यहाँ पर एक ऐसा एडिक्ट है अशोक का जो इन्वर्टेड लोटस फ्लावर है, यानी अधोमुख कमल का पुष्प बना है। उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ गोलाकार, और उस प्लेटफॉर्म पे 4 लॉयन बैक टू बैक खड़े हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म में 24 पोक्स वाली व्हील बनी है, घोड़ा भी है, सांड भी है, एलिफेंट भी है, कमल का पुष्प भी है। ये सारे बुद्ध के सिंबल हैं। तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट से लिया है। अशोक की लाट कौन सी लाट है? सारनाथ में।
तो इस तरह से अशोक पहला ऐसा किंग था पत्थरों पे लिखवाया। अब इन पत्थरों पे क्या लिखवाया है बच्चों? राजकीय घोषणाएं। किंग प्रजा को कैसे क्या घोषणा करता है वो सारी बातें। बच्चों आपको बताए अशोक महान किंग कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि पब्लिक वेलफेयर में काम किया था। जन कल्याण के काम की वजह से अशोक प्राचीन काल का महान किंग कहलाता है। सड़कें बनवाई, छायादार वृक्ष लगवाए, सराएं बनवाई, स्तूप बनवाए, विहार बनवाए भिक्षुओं के लिए, पब्लिक वेलफेयर में काम किया। पत्थरों पर लिखवाया कि ब्राह्मणों, अपने बुजुर्गों, भिक्षुओं, संतों का सम्मान करो। ये बातें बहुत सारी विधिवत तरीके से लिखाया है। तो इस तरह से अशोक एक महान किंग था, लेकिन प्रारंभ में वह क्रूर किंग था। बच्चों आपको बताएं कि अशोक को देवा नाम पिया प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा किंग अशोक है जिसको देव प्रिय कहा गया है। इसका मतलब देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी कहा गया है इसको। और सांची स्तूप बच्चों अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण भी अशोक ने कराया था। तो इस तरह अशोक एक महान किंग था। देवा नाम पिया प्रियदर्शी राजा के नाम से फेमस था। पत्नी कारुआकी और इसका बेटा कुणाल, संप्रति तमाम बेटे थे। तो बच्चे आपको बताएं कि अशोक 232 बीसी में अशोक का देहांत हो गया और इसके डेथ के बाद इसके कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण मौर्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। एक के बाद एक कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए, विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाए। इसके डेथ के बाद संप्रति ने शासन किया। संप्रति का बेटा दशरथ मौर्य था, अशोक का ग्रैंड सन था। दशरथ मौर्य आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म से निकला था। आजीवक संप्रदाय के लोग अपने हाथ में मयूर पंख लेके चलते थे। दशरथ मौर्य को भी देवा नाम पिया प्रियदर्शी राजा कहा गया है। प्रियदर्शी दशरथ मौर्य को भी कहा गया है। तो ऐसा किंग दशरथ मौर्य आजीवक संप्रदाय को मानता था और आजीवक संप्रदाय के लिए इसने बाराबर की कुछ गुफाएं बनवाई। बच्चे एक के बाद एक फिर कमजोर उत्तराधिकारी आए, विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाए। मौर्य वंश के पतन की वजह से विदेशी आक्रमणकारी फिर भारत पर हमले करने लगे। आपको बताएं कि अंतिम मौर्य शासक अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, बृहद्रथ था। लास्ट मौर्यन किंग। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। लास्ट मौर्यन किंग था 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक लास्ट मौर्यन किंग था पुष्यमित्र शुंग। लास्ट मौर्यन किंग था बच्चे बृहद्रथ। मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं यहां पर। बृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। यह अंतिम मौर्य राजा था। इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। अब आपको बताएं कि लास्ट मौर्यन किंग को मारकर 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश बनाया था। इसने शुंग वंश की स्थापना किया था। ध्यान दीजिएगा, अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ 185 में इसे मारकर के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश बनाया। अभी तक मगध में ब्राह्मण किंग आए, बौद्ध किंग आए थे, जैन किंग आए थे, शूद्र किंग आए थे।
वैश्य राजा बने थे, ब्राह्मण किंग नहीं बना था। पुष्यमित्र सुंग जाति का ब्राह्मण था। सत्ता में आने के बाद पुष्यमित्र सुंग ने बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया, और प्राचीन काल का पहला किंग है बच्चों पुष्यमित्र सुंग। 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। इस यज्ञ को महर्षि पतंजलि ने करवाया था। महर्षि पतंजलि बच्चों, इसी समय में महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने एक किताब लिखा है महाभाष्य। महर्षि पतंजलि ने योग सिद्धांत भी दिया था, जिसे बाबा रामदेव भुना रहे हैं आज की डेट में। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्राचीन भारत का पहला किंग पूछे तो पुष्यमित्र सुंग था। 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। करवाया किसने था बच्चे? महर्षि पतंजलि ने। ये पुष्यमित्र सुंग के मुख्य पुजारी थे। तो इस वंश में पुष्यमित्र सुंग के बाद अग्निमित्र आया। अग्निमित्र के बारे में कालिदास ने एक किताब लिखा है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्र की प्रेमिका थी, मालविका अग्निमित्रम। ये किताब बड़ी फेमस है। सो बच्चे, मालविका अग्निमित्रम बेहद फेमस किताब है, जिसमें अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका के बारे में। लेकिन यह किताब चंद्रगुप्त सेकंड के समय में लिखी गई थी। खैर, अंतिम सुंग राजा वसुदेव मित्र था। लास्ट सुंग किंग देवभूति मित्र था। वसुदेव कण्व ने उसे मारकर कण्व वंश बनाया था। यानी सुंग में अगर आप देखें, देवभूति मित्र यह अंतिम सुंग राजा था। इसको मारकर के वसुदेव कण्व, इसका सेनापति था बच्चों वसुदेव कण्व। वसुदेव कण्व ब्राह्मण था और इसने कण्व वंश बनाया था। नाम मात्र की डायनेस्टी है ये। तो सुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था, लेकिन सुंग वंश कण्व वंश दोनों के शासक ब्राह्मण थे। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपको बताएं कि मौर्यों के पतन के बाद, अशोक के डेथ के बाद मौर्य वंश का पतन स्टार्ट हो गया। भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे थे। इंडिया पर विदेशी आक्रमणकारी आने लगे थे, जिसमें आप देखें इंडो यूनानी किंग मिनांडर, उसने भारत के कुछ पार्ट को जीता, साकल को कैपिटल बनाया और फिर सोने का सिक्का चलाया था। मिनेंडर पहला विदेशी किंग, भारत के कुछ पार्ट को जीतकर अपने अंडर में किया, प्लस इंडिया में सोने का सिक्का चलाया था। लेकिन उसके कि सोने के सिक्के जो थे वह यूनानी शैली में थे, ग्रीक स्टाइल में थे बच्चों। तो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। बच्चे, बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं आपकी। आप अपना रिव्यू भी चैनल पर दीजिए। आपका रिव्यू हमारे लिए बड़ा मूल्यवान होगा, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं कम समय में किस तरह से आपको सारी बातें बता रहे हैं, बड़ा मायने रखता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मिनेंडर इंडो ग्रीक किंग था, इंडो यूनानी राजा था। 165 बीसी में सोने का सिक्का यूनानी शैली में चलाया। दूसरी बात आपको बताते हैं, मिनांडर बौद्ध विद्वान नागसेन से बौद्ध धर्म को लेकर डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन को नागसेन के शिष्यों ने संस्कृत में संकलित किया है। जिस जगह संकलित करके रखा है उसको कहते हैं मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो का मतलब होता है मिनेंडर के प्रश्न, नागसेन के उत्तर। मिलिंद पन्नो बड़ी फेमस किताब है। मिनेंडर नागसेन के बीच धार्मिक वार्तालाप को संकलित करके रखा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन बच्चों, इंडो ग्रीक के अलावा भारत पर शकों ने हमला किया,
पहलव पार्थियन भी आए, अलग अलग स्थानों पर कैप्चर करके शासन करने लगे। कुषाण भी आए थे। कुषाण यूची कबीले से थे, चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत की तरफ आ गए। पुरुषपुर याच का पेशावर उसे कैपिटल बनाए, वहीं रहने लगे। आपको बताएं कि इन 5 विदेशी आक्रमणकारियों में, जिसमें इंडो ग्रीक सबसे पहले आए, देन शक आए। शक की 5 ब्रांचेस थी। 5 ब्रांचेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांच गुजरात में थी। शकों के बाद पहलव और पार्थियन आए, नाम मात्र के थे। सबसे बाद में कुषाण आए। कुषाण वंश के संस्थापक इंडिया में कुजुल कैडफिशेस और विमा कैडफिशेस थे। कुजुल कदफिश, विम कदफिश या कदफिश 1, कदफिश 2 पुरुषपुर पर कब्जा करके कुषाण वंश की नींव डाला। लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग किंग आगे जो आया, कनिष्क था बच्चों। तो देखिए, कनिष्क जो था बेहद स्ट्रॉन्ग किंग था। तो इस तरह से पोस्ट मौर्य में अगर आप देखिए तो कुषाण है। कुषाण बेहद फेमस है बच्चों। तो आइए देखते हैं कुषाण किंग कनिष्क के बारे में। प्राचीन काल में कुषाण वंश ये बाहर से आए थे और यह डायनेस्टी लगभग 50 बीसी से, कहीं कहीं अलग अलग डेट्स हैं, 250 एडी तक थी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डेट्स है। प्राचीन काल में डेट्स पर मत जाइएगा बच्चों। इनकी राजधानी अगर पूछा जाए ना तो पुरुषपुर थी। आज का पेशावर यह इनकी कैपिटल थी। पाकिस्तान में है ये। आज की इनकी कैपिटल पुरुषपुर पेशावर। बच्चों इसके फाउंडर अगर पूछा जाए तो कुजुल कैटफिशेस। और इसका उत्तराधिकारी विमा कैटफिशेस था। विम कदफिश ये बाप बेटे थे, कुजुल कदफिश और विम कदफिश। लेकिन आपको बताएं कि इस वंश में कनिष्क सबसे पावरफुल किंग था। कनिष्क लगभग आया था 72 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक शासक था। ये सबसे पावरफुल किंग यही था और ये भारतीय नाम ले लिया। ये जब आए थे तो यूची कबीले से थे, चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाए, भारत में प्रवेश कर गए, पुरुषपुर पर अधिकार करके यहीं पर बस गए। पहले ये लोग पशु चराते थे, पशु चराते चराते भारत में आके बस गए, यहीं के हो गए। बच्चों आपको बताएं कनिष्क इसमें सबसे शक्तिशाली था। कैसे? कनिष्क ने भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कनिष्क का किंगडम सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। कनिष्क ने दो दो कैपिटल बनाया था बच्चों। एक कैपिटल पुरुषपुर, दूसरी मथुरा। लेकिन कनिष्क के समय की कुछ खास बात है बच्चे। देखिए कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। आप सब जानते हैं चरक आयुर्वेद के जनक हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, चरक आयुर्वेद के जनक हैं, कनिष्क के दरबार में थे। आयुर्वेद इंडिया की देन है, जबकि वर्ल्ड में सबसे पहले यूनानी मेडिसिन आई थी। यूनानी में हिपोक्रेट्स, नाम सुने हो शायद आप। हिपोक्रेट्स विश्व में फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। हिपोक्रेट्स यूनानी मेडिसिन के थे और यूनानी मेडिसिन आयुर्वेद से बहुत पहले आया था। वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडिया में आयुर्वेद किसने दिया है तो चरक, चरक संहिता नामक किताब भी लिखा है। एक बात और आपको बताते हैं बच्चे, कनिष्क के दरबार में सुश्रुत रहते थे, शल्य चिकित्सा के जनक। शल्य चिकित्सा के जनक
यानी फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत कनिष्क के दरबार में थे। इनको याद रखिएगा, प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने दिया था। प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी यही हैं। फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट सर्जन इनको मानते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट सर्जन इन्हीं को माना गया है। तो फादर ऑफ सर्जरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनको लगाइएगा। लेकिन चरक आयुर्वेद के जनक हैं, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में बच्चों। और आपको बताएं, कनिष्क के समय में वासुमित्र, वासुमित्र, अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष ने किताब बड़ी फेमस लिखा है, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम यह बेहद फेमस किताब है बुद्ध के बारे में। और नागार्जुन, यह भी बौद्ध विद्वान इनके समय में थे। इनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। भारत का आइंस्टीन अगर आपसे पूछा जाए तो नागार्जुन को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने शून्यवाद नामक सिद्धांत दिया था। बच्चे, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में नहीं थे, लेकिन कनिष्क के समय में थे। नागार्जुन आंध्र प्रदेश के थे। नागार्जुन के नाम पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। इनका सिद्धांत तो शून्यवाद है। शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन थे। और आपको बता देते हैं कि शून्यवाद आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बराबर है। शून्यवाद सापेक्षिता के सिद्धांत के इक्वल है, इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और आपको एक पॉइंट बताते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बच्चे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। 78 ईस्वी में कनिष्क ने अपना राजतिलक किया। इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। तो अगर आप देखें तो शक संवत कनिष्क ने स्टार्ट किया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 78 एडी में कनिष्क ने शक संवत चलाया था। शक संवत कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 एडी में। तो आपको बता दें कि शक संवत 78 एडी में कनिष्क ने चलाया। इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में लिया है। इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में लिया है। आपको बता दें 1 अप्रैल से इसको लागू किया है 1957 से। तो भारत का नेशनल कैलेंडर अगर आप देखें तो शक संवत है, 1 अप्रैल से स्टार्ट है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का भारत का वित्तीय वर्ष होता है। क्यों? इसी कैलेंडर की वजह से। भारत ने अपना वित्तीय सिस्टम 1 अप्रैल 1957 से स्टार्ट किया है। तो इस कैलेंडर में पहला महीना चैत्र का होता है, अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। इस कैलेंडर को कनिष्क ने स्टार्ट किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बच्चे आपको बताएं, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन हुआ था। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने आपको बताया था, कनिष्क ने बुलाया था। कनिष्क के समय में 72 ईस्वी में चौथा बौद्ध सम्मेलन श्रीनगर के कुंडल वन में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक को कहा गया हीनयान, दूसरे को कहा गया महायान। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क महायान संप्रदाय को मानता था। बच्चों, एक बात और यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्ति निर्माण की 2 शैली कनिष्क काल में आई थी। मूर्ति निर्माण की 2 शैली, एक तो गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली। कनिष्क काल में बच्चे मूर्ति बनाने की 2 शैली आई, एक गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली। इसका केंद्र तक्षशिला में था, तक्षशिला में, और यह काले पत्थर पर बनती थी।
इंडो यूनानी कला से प्रभावित थी, जबकि दूसरी मथुरा शैली, यह उत्तर प्रदेश की मथुरा में बनती थी। इस पे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह रोमन कला से प्रभावित थी। अब आपको बता दें, इन दोनों कलाओं में बुद्ध की मूर्तियां बनती थी बच्चों। दोनों ही कला में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, और बुद्ध पहले ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा मूर्ति पर हुई है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि गांधार शैली, मथुरा शैली किस किंग के समय में आई थी? तो ये दोनों शैलियां कनिष्क पीरियड में आई थी। कनिष्क महायान संप्रदाय को मानता था। महायान संप्रदाय वाले बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे, हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बच्चों, आपको एक पॉइंट और बताते हैं। कनिष्क काल में नथुला दर्रा, नथुला दर्रा यह सिक्किम में है। बच्चे, नथुला दर्रा यह सिक्किम में है। इसको रेशम मार्ग कहा गया है। कनिष्क काल में रेशम चीन से नथुला दर्रे से मंगाया जाता था, इसलिए नथुला दर्रे को रेशम मार्ग भी कहा गया है। और कनिष्क ऐसा किंग था जिसके किंगडम से 3 रेशम मार्ग गुजरते थे। एक की तरफ जाता था, और एक सेंट्रल एशिया की तरफ जाता था, एक भारत की तरफ आता था। इसके किंगडम में से होकर तीनों रेशम मार्ग गुजरते थे। तो इस तरह से कनिष्क के शासन काल को बड़ा महत्व दिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि कनिष्क के डेथ के बाद इस वंश का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। वशिष्ठ आया, हुविष्क आया, वसुदेव इस वंश का अंतिम किंग था। लेकिन आपको बताएं कि कनिष्क ही सब कुछ था इस वंश में। तो एक बार देखें तो फिर छोटी छोटी डायनेस्टी इंडिया में आने लगी थी। लेकिन आपको बताते हैं, गुप्त वंश, अगर आप पढ़े हो प्राचीन काल में गुप्त डायनेस्टी, प्राचीन काल की एक और स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आई। ये बाहरी लोग नहीं थे गुप्त वंश के लोग, ये भारतीय लोग थे। यह डायनेस्टी 240 से लगभग 590 तक इस वंश का शासन था। बच्चे, गुप्त वंश के राजा किस धर्म को मानते थे? तो भागवत धर्म को मानते थे। भागवत धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक आइडियोलॉजी है। धर्म भागवत धर्म है या धर्म ब्राह्मण धर्म है। इसी समय भागवत धर्म अपनी चरम सीमा पर था। गुप्त शासकों को कहा गया कि ब्राह्मण थे, कास्ट के ब्राह्मण थे, भागवत धर्म को मानते थे, वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। गरुण पक्षी विष्णु का वाहन, उसको इन्होंने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना रखा था, नेशनल एम्बलम था बच्चों। अब आप देखिए, गुप्त वंश में एक तो इनकी कैपिटल पूछा जाए तो गिरिव्रज थी, या इसको पाटलिपुत्र भी कह सकते हैं। यहीं से इन्होंने शासन किया है, गिरिव्रज अथवा पाटलिपुत्र। इस वंश के संस्थापक का नाम पूछा जाए तो श्रीगुप्त था बच्चों। 240 से 280 ईस्वी तक इसने शासन किया था। शायद यह किसी के अंडर में शासन कर रहा था। इसका बेटा घटोत्कच गुप्त था। इसका बेटा घटोत्कच गुप्त 280 से लेकर 319 एडी तक इसने शासन किया बच्चे। देन इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से लेकर 335 एडी तक इसने शासन किया था। बच्चों देखिए, इसको संस्थापक मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो ये था। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखें, रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। इन दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण किया था। इसका मतलब ये दोनों कुषाण शासकों के अधीनस्थ राजा थे।
ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया और इसने चांदी के सिक्के भी चलाए। फर्स्ट टाइम पहला गुप्त किंग था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने चांदी का सिक्का भी चलाया, सोने का भी सिक्का स्टार्ट किया इसने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका मैं आपको बताता हूं, इसने कैलेंडर चलाया था। 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। तो गुप्त संवत नाम का एक कैलेंडर चलाया था। गुप्ता एरा बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह गुप्त कैलेंडर चंद्रमा की गति पे चलता है, सूर्य की गति पे नहीं चलता है। इसलिए इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में नहीं लिया है, बल्कि कनिष्क का शक संवत सूर्य कैलेंडर पर चलता है, सोलर पर है वो। तो बच्चों आपको बताएं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट रियल फाउंडर है, गुप्त संवत चलाया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया और चांदी प्लस सोने के सिक्के भी चलाए। पहला गुप्त किंग है। गुप्त राजाओं ने सोने के साथ चांदी के भी सिक्के चलाए थे। तो आइए हम आपको अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद नेक्स्ट गुप्त राजा बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चे, समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट गुप्त किंग समुद्रगुप्त है। 335 से लेकर 375 एडी तक इसने शासन किया है। समुद्रगुप्त को कई टाइटल दिया गया है। भारतीय नेपोलियन कहा है, भारतीय नेपोलियन कहा गया है। इसको इंडियन नेपोलियन किसने कहा बच्चों? तो इसे भारतीय नेपोलियन वी स्मिथ ने कहा है। और क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया बच्चों, कविराज। और समुद्रगुप्त को कविराज के अलावा क्या कहा गया? एक और पॉइंट इसके लिए है, लिच्छवि दौहित्र। लिच्छवि दौहित्र, दौहित्र का मतलब ग्रैंडसन होता है, ननिहाल की तरफ से, नाना की तरफ से दौहित्र। अर्थात इसकी मम्मी कुमार देवी लिच्छवि वंश की राजकुमारी थी, इसलिए इसको लिच्छवि दौहित्र कहा गया है। कविराज कहा गया है। कविराज क्यों कहा गया है? क्योंकि यह गाता भी था, वीणा भी बजाता था। सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, गाते हुए इसको दिखाया गया है। तो बच्चे कविराज की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा, वीणा इंडिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। वीणा भारत का ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। तो समुद्रगुप्त प्राचीन काल का बड़ा किंग था। इसने कई लड़ाइयां लड़ी थी, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी सभी लड़ाइयों को जीता था। इतिहासकारों का यह कहना कि इसने लगभग 100 के आसपास लड़ाइयां लड़ी और सब की सब जीता था। जबकि फ्रांस का किंग नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। वाटरलू की लड़ाई 1815 में लड़ी गई थी। वाटरलू आज की डेट में बेल्जियम में है। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के किंग के खिलाफ 4 देशों ने घेर कर हराया था। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, प्रशा, प्रशा जर्मनी है, चारों ने चारों तरफ से घेर करके वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हराया। नेपोलियन फ्रांस का किंग, विश्व का महान किंग था। चारों तरफ से घेर कर हराने के बाद ब्रिटेन ने नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़कर सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बना लिया, जहर देकर उसको मार दिया था। जबकि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त बच्चे एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। समुद्रगुप्त ने जितनी भी लड़ाई लड़ा था सारी लड़ाई जीता था, एक भी लड़ाई नहीं हारा। इसलिए विश्व का महान किंग नेपोलियन बोनापार्ट समुद्रगुप्त से भी बहुत पीछे था, ऐसा भी स्मिथ का कहना था। खैर समय की बात है, नेपोलियन बाद में आया, समुद्रगुप्त बहुत पहले था। लेकिन बच्चे आपको बताएं कि समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे, कई पोस्ट पर रह चुके थे, हरिसेन। यह दरबारी कवि थे। हरिसेन
इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की है। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में किया है। प्रयाग प्रशस्ति में है क्या बच्चे? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखा गया है। अनुगंगा प्रयागम च साकेतम अग्दांस था। तो हरिशेन दरबारी कवि थे। बच्चों आपको बताएं कि समुद्रगुप्त की दो संतानें थी। बड़ा बेटा रामगुप्त बड़ा ही निकम्मा था। दूसरा बेटा चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया था। समुद्रगुप्त के डेथ के बाद, इसके डेथ के बाद बड़ा बेटा रामगुप्त गद्दी पर बैठा। यानी 375 से 380 के बीच में रामगुप्त 5 साल लगभग शासन किया था। लेकिन आपको बताएं कि रामगुप्त निकम्मा, शकों से हार गया। शक नरेश बासन ने इसको पकड़ लिया। शक नरेश ने इसको एक शर्त पे छोड़ा कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी शक नरेश बासन को दे देगा। यह शर्त मान करके रामगुप्त घर लौट के आया। छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को बताया। चंद्रगुप्त सेकंड अपने बड़े भाई के निकम्मेपन से बड़ा रुष्ट हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुवस्वामिनी के भेष में पालकी में बैठकर तलवार वगैरह लेकर शक नरेश के कैंप में पालकी पहुंची। कहार के भेष में सैनिक थे, पीछे पीछे सिपाही भी थे। जैसे ही शक नरेश के कैंप में पालकी पहुंची, उसमें से चंद्रगुप्त सेकंड निकला और किंग बासन को मार दिया, शक राजा को मार दिया, शकों को हराया और दिन घर लौट के आया। बड़े भाई रामगुप्त को मार दिया। भाभी ध्रुवस्वामिनी से शादी करके गद्दी पर बैठा था। यह बात कई किताबों में, एक किताब है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, संस्कृत में है, ध्रुवस्वामिनी नाम का नाटक, उसमें है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा, उसमें है। तो कुल मिला के रामगुप्त निकम्मा कायर था। इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त सेकंड 380 से 415 एडी तक विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। बच्चे, विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य पुत्र। वैसे तो आपको बताएं कि विक्रमादित्य उपाधि के 14 राजा इंडिया में हुए। 14 किंग ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, शायद ये फर्स्ट था। या कहीं कहीं देते कि उज्जैन का किंग विक्रम, वह चंद्रगुप्त फर्स्ट, वह विक्रमादित्य पहला था। खैर जो भी है, इसको विक्रमादित्य कहते हैं। लेकिन अंतिम विक्रमादित्य अगर पूछे कौन था, हेमू था, 1556 में था। खैर, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य बड़ा ही पावरफुल किंग था। इसी के शासनकाल को बच्चे प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी अपनी चरम सीमा पर थी। कला की दृष्टि से अगर आप देखें तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल में कंप्लीट हुई थी। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में महात्मा बुद्ध के जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया था। इंडिया में प्रथम स्मारक अजंता की गुफा, दूसरा स्मारक एलोरा की गुफा, तीसरा स्मारक ताजमहल, चौथा स्मारक आगरे का लाल किला। इन चारों स्मारकों को सबसे पहले 1983 में
यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और आगरा रेड फोर्ट अकबर ने बनवाया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण सातवाहन शासकों ने स्टार्ट किया, कुछ वाकाटक शासकों ने बनाया, गुप्त काल में आके पूरा हुआ है। बुद्ध के जातक कथाएं हैं। कुल इसमें बच्चों 30 गुफा हैं। बुद्ध की जातक कथाएं हैं जिनको चित्रित किया गया है, बेहतरीन चित्रकारी किया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये चित्र बोलने वाले हैं। लेकिन एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा है, जैन और बौद्ध के बारे में भी है। तो कहने का मतलब कला की दृष्टि से अजंता की गुफा गुप्त काल में पूरी हुई है। वास्तुकला की दृष्टि से अगर आप देखें तो मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आई है। मंदिर निर्माण की कला को कहते हैं नागर शैली। नागर शैली के मंदिर में पिरामिड आकार का शिखर होता है। अधिकतर मंदिर विष्णु की हैं, कुछ मंदिर शिव की हैं। तो विष्णु और शिव की मंदिर गुप्त काल में बनी है। कुछ मंदिर सूर्य भगवान को भी डेडिकेटेड, कुछ यक्ष यक्षिणी मंदिर है। तो कहने का मतलब इंडिया में सबसे पहले मंदिर बनाने की कला चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आई थी। वास्तुकला के अलावा बच्चे साहित्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। कालिदास महामूर्ख थे। कहा जाता है कालिदास इतने बड़े मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। 5 विद्वान ब्राह्मण एक मूर्ख की तलाश में जा रहे थे। दरअसल विद्युत्मा नाम की राजकुमारी थी। उसकी शर्त थी कि जो उसको कन्वर्सेशन में वार्तालाप में हराएगा वह उसी से शादी करेगी। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उसके दरबार में आए। विद्युत्मा ने सबको परास्त कर दिया। 5 हारे हुए पुजारी ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। षड्यंत्र रचा, का इस घमंडी लड़की की शादी एक मूर्ख से कराओ। चल दिए मूर्ख की खोज में। एक जंगल से जा रहे थे, देखा एक मूर्ख उसी डाल को काट रहा था जिस पे बैठा था। समझ गए इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। उसके पास गए, उसको इशारे से नीचे उतारा। आया नीचे, बोलने में अटकता भी था, अटक अटक के बोलता था। कहा ये सबसे सही रहेगा। इस मूर्ख को कहा कि देखो तुम 1 महीने का मौन व्रत धारण कर लो, बोलना नहीं। तुम्हारी शादी इस राज्य की राजकुमारी विद्योत्मा से करवा देंगे। बड़ा खुश हुआ। उसे चंदन टीका लगाकर विद्योत्मा के दरबार में ले गए। कहा ये हमारे पंडित जी हैं कालिदास, ये 1 महीने का मौन व्रत धारण किए हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर इशारों में करेंगे। विद्युत्मा मान गई। बीच में मूर्ख कालिदास को बैठा दिया। दोनों बगल विद्वान ब्राह्मण बैठ गए। विद्युत्मा ने एक उंगली दिखाकर प्रश्न पूछा इशारे से। तो मूर्ख ने सोचा एक आंख फोड़ने का इशारा कर रही है। देन मूर्ख कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई। कहा दोनों आंख साफ कर देंगे। अब ब्राह्मण भी शक पका गए कि मूर्ख 2 उंगलियां क्यों दिखाई। ब्राह्मणों ने इसको एक्सप्लेन करके बताया कि आपने कहा कि संसार में परम ब्रह्म परमेश्वर एक हैं, लेकिन हमारे कालिदास पंडित जी कह रहे नहीं, आत्मा परमात्मा मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर बने हैं। विद्युत्मा मान गई। दूसरा प्रश्न 5 उंगली दिखाकर किया। मूर्ख ने समझा थप्पड़ लगाने का इशारा कर रही है। घूंसा दिखाया, फेस्ट। फिर पंडितों ने आपस में सलाह मशविरा करके एक्सप्लेन किया। आपने कहा 5 तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीर। पंडित जी कह रहे हैं पांचों मिलकर शरीर बनी है। विद्युत्मा अचंभित हो गई। ये मूर्ख, ये तो बड़ा विद्वान है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, वो समझ नहीं पा रही है। शादी कर लिया, साथ साथ रहने लगे। 1 महीने के बाद इनका मौन व्रत टूट गया। एक ऊंट को देखा, भावुक हो गए। ऊंट शब्द निकल नहीं पाया, अटक गए, उष्ट उष्ट करने लगे। उतनी देर में ऊंट भी गायब हो गया। तब विद्युत्मा को समझ में आया तो महामूर्ख है। गुस्से में आकर के इन पर जबरदस्त एक लात से प्रहार किया। सामने मां काली के मंदिर में जाके गिरे। गिरते ही साइड से जीभ कट गई, ब्लड निकला। देवी काली खुश हो गई और तब से इनको महाकवि कालिदास कहा गया। तो सफल पुरुष के पीछे महिला का लात होता है। और उसके बाद पत्नी के पास आए,
इतनी टफ टफ संस्कृत बोलने लगे, पत्नी भी अचंभित, फिर साथ रहने लगे। कई किताबें लिख दिया कालिदास ने, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमो वर्षीय, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, एक से बढ़कर एक किताबें। तो कालिदास जैसे महाकवि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। बच्चे, आर्यभट्ट गुप्त काल में थे, चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं थे, लेकिन गुप्त शासकों के समय में आर्यभट्ट भी थे। आर्यभट्ट जिन्होंने रोमक सिद्धांत अथवा सूर्य सिद्धांत नामक किताब लिखा है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज किया है, पाई की खोज किया है, दशमलव की खोज किया है, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के बहुत बाद में आए थे। लेकिन वराह मिहिर भी इसी समय थे, बहुत बड़े खगोल शास्त्री वराह मिहिर। पंचतंत्र, पंच सिद्धांत लिखा है। पंचतंत्र तो बच्चे इसी समय में लिखी गई विष्णु शर्मा के द्वारा। अमर सिंह भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। अमर सिंह ने अमरकोश नामक इनसाइक्लोपीडिया की किताब लिखा है। तो ऐसे ऐसे विद्वान थे। धन्वंतरी भी थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। धन्वंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया है, गॉड ऑफ आयुर्वेद कहा गया है धन्वंतरी को। विताल भट्ट भी थे इसी समय, बहुत बड़े जादूगर थे। शंकु, शंकु भी थे इस समय, वास्तुकार थे। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे विद्वान थे इस समय। तो इसीलिए यह काल अपने विद्वता के कारण, वास्तुकला के कारण चरण सीमा पर थी। लेकिन बच्चे, मेहरौली में लौह स्तंभ, मेहरौली में है ये लौह स्तंभ, मेहरौली में लौह स्तंभ दिल्ली में है ये। इसका निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड ने कराया था। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ये बनवाया गया है। आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। पता नहीं कौन सी धातु है, कहते हैं 8 धातुओं का मिक्सचर है, इसलिए टेक्नोलॉजी भी अपनी क्लाइमेक्स पर थी। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद इस वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। चंद्रगुप्त के डेथ के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट आया। बच्चे, कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। इसका बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड का। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। यह बच्चे आज की डेट में बिहार में है। प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ये। बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन 12वीं शताब्दी में अथवा 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था। एक मुस्लिम गवर्नर था बख्तियार खिलजी, ईर्ष्यावश नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया है। मुस्लिम किंगडम में गैर इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान नहीं चल सकते थे, और यह तो बहुत फेमस था। इसने बनाया 1202 में, बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी। 6 महीने आग जलती रही। इतनी किताबें थी, 3-3 लाइब्रेरी थी, लाखों किताबें थी, वेद भी रखे गए थे, सब जलकर नष्ट हो गए थे। तो कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में भारत पर हूणों का हमला भी हो गया था। भारत पर हूण हमले करने लगे थे। लेकिन आपको बताएं कि स्कंदगुप्त, इसका बेटा स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त का बेटा स्कंदगुप्त ने हूण हमले को नष्ट किया था, लेकिन गुप्त वंश के पतन को नहीं रोक पाया। बच्चे, तो इस तरह से एक के बाद एक कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए थे गुप्त वंश के। आपको बताएं, एक भानुगुप्त आया था गुप्त वंश में, एक भानुगुप्त किंग आया, और इसने मध्य प्रदेश में एरणलेख लिखवाया था। एरणलेख मध्य प्रदेश में है ये। इस लेख पर आपको बताएं कि सती प्रथा का उल्लेख पहली बार हुआ है। प्राचीन भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है, तो यही लेख है बच्चे। भानुगुप्त का सेनापति युद्ध में मर गया, उसकी पत्नी उसकी डेड बॉडी के साथ सती कर लिया था। तो पहला एग्जाम्पल है सती प्रथा का, एरणलेख पर मिलता है। तो गुप्त वंश में एक के बाद एक कई राजा आए। लास्ट गुप्त किंग अगर आपसे पूछें
तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम राजा था ये। बट याद रखिएगा बच्चे, गुप्त शासकों ने सोने का दिनार नामक सिक्का चलाया था। सोने का दिनार और चांदी का अगर पूछें, रूपक नामक सिक्के चलाए थे। गुप्त शासकों ने सोने चांदी के सिक्के चलाए थे। यदि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि सोने के साथ चांदी का सिक्का किस वंश के राजाओं ने चलाया, बच्चे गुप्त वंश के राजाओं ने चलाया था। और गुप्त शासक भागवत धर्म को मानते थे, वसुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। वसुदेव कृष्ण की पूजा करते थे, या विष्णु भी कह सकते हैं। विष्णु का वाहन गरुण इनका राष्ट्रीय प्रतीक था। तो कहने का मतलब, एक के बाद एक कमजोर उत्तराधिकारी विशाल गुप्त किंगडम को संभाल नहीं पाए। और इसके बाद बच्चे एक और डायनेस्टी आई थी, प्राचीन काल की अंतिम डायनेस्टी थी, अंतिम डायनेस्टी वर्धन डायनेस्टी, या इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश भी कहा गया है। और बच्चे यह डायनेस्टी लगभग 500 में आई थी और 647 एडी तक थी। इनकी कैपिटल अगर पूछें तो थानेसर थी। यह हरियाणा में है। यह इनकी पहली कैपिटल थी, थानेसर। और इस वंश का संस्थापक पूछ का नाम पुष्यभूति वंश रखा गया था। इस वंश का संस्थापक यही था। लेकिन इसके बाद कई गुप्त राजा आए, कई वर्धन राजा आए, जिसमें आपको बताएं बच्चे कि आदित्य वर्धन, राज्यवर्धन सेकेंड, नरवर्धन और फिर प्रभाकर वर्धन। आपको बताएं, प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन, दूसरा बेटा हर्षवर्धन, बेटी का नाम राज्यश्री। प्रभाकर के डेथ के बाद बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। लेकिन आपको बताएं कि राज्यवर्धन शकों से हार गया। कहते हैं शशांक उस समय बंगाल का किंग था, शशांक से हार गया, शकों से नहीं, शशांक से राज्यवर्धन हार गया। और फिर शशांक देवभूति गुप्त ने मिलकर के राज्यवर्धन और उसके बहनोई गृहवर्मन को मार दिया। हर्षवर्धन उस समय शिकार पर गया था। जैसे इन घटनाओं को सुना, तुरंत लौट पड़ा। अपनी बहन राजश्री को सुसाइड होने से बचा लिया, सती होने से बचा लिया। और दिन हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा